तो चलो दोस्तों एक मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। एक ही क्लास के अंदर मैं आपको 80% के आसपास चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। और अपने पास में और टाइम है तो और क्लासेस लेके अपन और ज्यादा चीजें सीख लेंगे। इसके अंदर पेपर डेफिनेटली नहीं निकलेगा, बढ़िया पेपर जाएगा। तो दोस्तों बीपीएसजी 172 इस किताब का नाम है शासन मुद्दे और चुनौतियां, गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो इसके अंदर दोस्तों पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे सकता हूँ। मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए क्या हो सकता है, वैश्वीकरण की अवधारणा। यानी कि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन है, इसका मीनिंग आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है, मैंने आपको 5 अवस्थाएं बताई थी, 5 स्टेज इसके अंदर बताए थे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको याद भी होंगे। तो अगर ग्लोबलाइजेशन का नेचर आता है या वैश्वीकरण की अवधारणा या प्रकृति आती है तो आपको इसके अंदर वैश्वीकरण की परिभाषा, ठीक है। और आपको 5 स्टेज लिख के आनी है। 1400 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में यूरोप में पुनः जागरण का काल चल रहा था। 1750 और 1875 में आप औद्योगिक क्रांति लिखेंगे। फिर 1875 से 1925 के बीच में आप विश्व युद्धों, वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख सकते हैं। 1925 टू 1969 के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। और 1969 से 1992 के बीच में दोस्तों अब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात दुनिया के अंदर होगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें होंगी और ग्लोबल एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उस पे बातें चलेंगी अब। और जो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो बढ़ेंगे, जैसे कि वैश्विक जनसंचार के माध्यम में वो बढ़ जाएंगे। 5 अवस्थाएं दे रखी हैं, किताब अपने सामने रखना है, तब जाके आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। तो वैश्वीकरण की अगर अवधारणा, वैश्वीकरण की प्रकृति आती है तो आपको इसका अर्थ बता के सिंपल सा इसको इसकी 5 अवस्थाएं, 5 स्टेज बता देनी है, ठीक है। और इसी में दोस्तों दूसरा सवाल पहले में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। इसके अंदर 2 पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन के। एक तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य, उसके अंदर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में आपको लिख के आना है। और स्टेट कम से कम इंटरफेयर करता है, स्टेट कंट्रोल नहीं करता है मार्केट को, ठीक है। और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर अपने को क्या लिख के आना कि एक देश के अंदर काफी सारे रिलीजन के लोग, काफी सारे कास्ट के लोग, काफी सारे कल्चर के लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, ये सामाजिक वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो समाज है, इसमें एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है और समाज के अंदर चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आपको पेज नंबर जो 16 पे, 15 और 16 पे वो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस एक बार मतलब सरसरी निगाहों से इसको रीड कर लेना है। तो पहला सवाल आपका 20 नंबर का कंप्लीट होता है। वैश्वीकरण और नागरिक संबंध, समाज के बीच में जो संबंधों की व्याख्या वो आपको करनी है दोस्तों। ये आपका जो सवाल है ये 10 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो मैं आपको पहले से समझा रखा हूँ। जो नागरिक समाज है दोस्तों, ये गैर लाभकारी संगठन यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति की और एक देश में जो समस्याएं चल रही होती है उसको दूर करना है। इसमें एग्जाम्पल ग्रीन पीस का ध्यान रखेंगे। ग्रीन पीस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को सोल्व करता है, ठीक है। और भी काफी सारे सिविल सोसाइटीज होती हैं जो कि किसी भी देश की इकोनॉमिक, किसी भी देश की पॉलिटिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल चैलेंज को दूर करने का काम करती है, ठीक है। इस तरह से आपको जो पेज नंबर 20 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस इसी तरह से मतलब अपने को है ना क्या करना है कि देखो सारी चीजें तो अपन याद नहीं कर सकते हैं, सारे स्कॉलर्स के नाम, विद्वानों के नाम याद नहीं कर सकते हैं, तो अपने को अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। ये एक स्मार्ट तरीका होता है। अच्छे नंबर मतलब बिना पूरी किताब पढ़े भी अच्छे नंबर कैसे लाया जा सकता है, एक स्मार्ट तरीका है। क्या है, आपको रिक्वायर्ड जो इसका आंसर है, मतलब आपको सवाल में क्या पूछा है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने मन से भी चीजें लिख सकते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से है, शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो गवर्नेंस जो होता है, ठीक है, गवर्नेंस उसका जो मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, तो मैंने आपको पेज नंबर 29 पे बता रखा है। तो फटाफट से अपन पेज नंबर 29 पे आ जाएंगे। आपको पहला मैंने बता रखा है शासन के प्रासंगिक प्रयोगों में, ठीक है। शासन के प्रारंभिक प्रयोगों में यानी कि गवर्नेंस है वो दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, किसी देश में एक स्टेट होता है वो मिनिमल फॉर्म में काम करता है, यानी कि एक राज्य है वो कम से कम हस्तक्षेप करता है व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ में और बाजार के अंदर, ठीक है। दूसरा है कॉर्पोरेट शासन और फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि नवीन लोक प्रबंधन। तो नवीन लोक प्रबंधन पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर दोस्तों निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर के काम करते हैं और नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज वो लेके आते हैं। भाई इस तरह से है ना, पेपर अगर पढ़ेंगे और पेपर के आंसर अपन लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। लास्ट में मैंने सुशासन इसके अंदर बताया था, गवर्नेंस,
है ना। शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है। तो गवर्नेंस है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है? इसका यूज गुड गवर्नेंस में हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो सकता है, मिनिमल स्टेट में हो सकता है। फिर दोस्तों मैंने सोशियो साइबरनेटिक सिस्टम भी बताया था, यानी कि जो सरकार के जो बंदे होते हैं, ठीक है, और सरकार के बंदे का मतलब यहाँ पे नेताओं की बात कर रहा हूँ, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो मिलकर के अगर समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, अच्छी नीतियों को लागू करते हैं, कानूनों को सही रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये शासन का प्रयोग किया जा सकता है। ये शासन के प्रासंगिक प्रयोग हैं। तो तीसरा सवाल भी अपना कंप्लीट। शासन की अवधारणा मतलब गवर्नेंस का मतलब क्या होता है वो इसके अंदर लिखना। गवर्नेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? 14वीं शताब्दी से 14th सेंचुरी में होता है। गवर्नेंस का मतलब होता है दोस्तों, जो शासन करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता देते हैं, किस प्रकार से वो शासन करते हैं, ठीक है, अपने सिटीजन्स के ऊपर, वो आपका गवर्नेंस कहलाता है। अब अवधारणा के प्रकार, ठीक है, मतलब शासन के प्रकार, गवर्नेंस के टाइप मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। पेज नंबर 33 पे आ जाओ, तो वहां पे दोस्तों मैंने आपको कितने टाइप के शासन बताए हैं? 3 टाइप के। पहला होता है पॉलिटिकल गवर्नेंस, दूसरा इकोनॉमिक गवर्नेंस, तीसरा है सोशल गवर्नेंस। पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पॉइंट याद रखना है। तो राजनीतिक शासन क्या होता है दोस्तों? जब किसी भी देश में जो शासन करता है, ठीक है, जो शासन करता है वो अपने नागरिकों को मतलब इस तरह से राइट्स और फ्रीडम दे कि एक सिटीजन्स का वेलफेयर हो पाए। तो चुनाव के माध्यम से जो नेता है वो यहाँ पे किसी भी देश में शासन करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, ये भी दोस्तों अपने मेंबर्स के लिए, अपने सदस्य देशों के लिए नियम कानून कायदे बनाते हैं। इस प्रकार का जो शासन है वो राजनीतिक शासन कहलाता है। आर्थिक शासन का मतलब होता है कि ये जो नियो लिबरलिज्म का जो युग चल रहा है, नव उदारीकरण का जो युग चल रहा है, उसके अंदर दोस्तों आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, ट्रेड से संबंधित नियम बनाते हैं और सदस्य देशों पे लागू होते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखना है अपने को आर्थिक शासन में। और तीसरा मैंने बताया सामाजिक शासन। सामाजिक शासन का मतलब क्या है? किसी भी देश में दोस्तों अगर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग, बहुत ज्यादा कास्ट के लोग रहते हैं, तो उस देश के अंदर इस तरह का शासन चलाना कि सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, और जो डाइवर्सिफाई हमारा सोसाइटी है, विविधता से भरा जो समाज है, उसके अंदर सभी को अधिकार और स्वतंत्रता मिले, सबके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बने, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक शासन। तो 3 प्रकार के शासन मैंने बता दिए हैं। आगे चलते हैं दोस्त चैप्टर नंबर 3 में, शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो आपको इसके अंदर क्या पूछा है? जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी गवर्नेंस में क्या रोल वो प्ले करते हैं? नॉन गवर्नमेंट एक्टर, ठीक है। आर्थिक वाला, आर्थिक शासन किसे कहते हैं? देखो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इनका काम क्या है? ये अर्थव्यवस्था संबंधित नियम बनाते हैं। दूसरे जरूरतमंद मुल्कों को ये पैसा भी उधार में देते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यापार से संबंधित नियम बनाते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित नियम बनाते हैं, ये एक प्रकार का शासन ही कहलाता है दोस्तों। और ये जो शासन है वो मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंधों के माध्यम से हो सकता है, संधियों के माध्यम से हो सकता है, और चार्टर के माध्यम से हो सकता है। मतलब आईएमएफ ने अपना चार्टर निकाल दिया कि कोई मेरा अगर मेंबर कंट्री बनता है, उसको उसको मेरे ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे और तभी मैं पैसे दे पाऊंगा, तभी हेल्प हो पाएगी। तो ये आपको आर्थिक शासन के अंदर लिखना है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ इसके अंदर आप एग्जाम्पल में कोट करके आ सकते हो, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों एक सवाल यहाँ पे लिखा है कि गवर्नेंस में नॉन स्टेट एक्टर की क्या भूमिका होती है? चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल हमारा। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 50 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है कि किसी भी देश में जो दबाव समूह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो अपनी सरकारों पर दबाव बनाते हैं ताकि जो सरकारें होती हैं वो अच्छे अच्छे कानून बना सके, सरकार तानाशाही डिक्टेटरशिप ना दिखाए, ठीक है। तो भारत के अंदर दोस्तों जो गैर राज्यकर्ता है उनकी संख्याएं लगातार बढ़ रही है, चाहे वो लेबर यूनियन के यानी कि मजदूर संघों की बात करें, चाहे अपन व्यापारियों के समूह की यानी कि जो और ट्रेड यूनियन होते हैं उनकी बात करें, तो ये सरकारों पे दबाव बनाते हैं ताकि वो अच्छी पॉलिसी, अच्छे लॉज, अच्छे रूल्स लेके आए। तो इस तरह से अपने को इसके अंदर लिखना है।
ठीक है, ये आप पेज नंबर 50 पे अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो अपन देखें कि भारत के अंदर है ना, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो शुरुआत है वो 1990 से लेकर 2004 के बीच में विशेष तौर पर देखी जा सकती है। कि 1991 में आप जानते हैं 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही थी, और तब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, याद है ना, ये आर्थिक सुधार। तो इन आर्थिक सुधारों के इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या हुआ था, देश के अंदर दोस्तों सरकारी कंपनियां हैं उनकी संख्या कम होने लगी, सरकारों को काम कम होने लगा, क्योंकि निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर है वो आ गया था। निजी कंपनियों की संख्या बढ़ी, ठीक है, उसके माध्यम से दोस्तों शासन है वो बेहतर तरीके से चला सकती है। अब जैसे कि सरकार अगर हर क्षेत्र में कूद जाए, ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण मुद्दों को मतलब ध्यान नहीं दे पाएगी, जैसे कि देश की सुरक्षा है और देश में तकनीकी का विकास है, राइट, देश का रेलवे है, उस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो सरकार का काम कम हो गया प्राइवेट सेक्टर के आते ही। तो इस तरह से अपने को याद रखनी है चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो सरकारी और जो निजी क्षेत्र मिलके, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के अलग अलग मतलब क्षेत्रों में काम करते हैं मिलकर के, ठीक है। और कहीं कहीं पर तो प्राइवेट सेक्टर पूरा काम करता है, जैसे कि दिल्ली के अंदर टाटा डीडीएल की तरफ से बिजली आती है, तो सरकार है उसका काम कम हो गया ना। टाटा डीडीएल एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर अपन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, कमर्शियल सेक्टर की बात करें, वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें, यानी कि परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक, वाणिज्यिक और जल स्वच्छता क्षेत्रों की बात करें, तो निजी क्षेत्र भी दोस्तों अपनी सुविधाएं दे रहा है, बदले में वो कुछ चार्ज हमसे लेता है, और इस तरह से सरकार को काम कम होता है, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों अपन पंचवर्षीय योजनाएं, जो आपके 5 ईयर्स प्लान्स हैं, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर भी दोस्तों सरकारों ने मिलकर के, ठीक है, और जो आपके नागरिक समाज होते हैं उन्होंने मिलकर के, ठीक है, देश का मतलब भला किया है। और चाहे वो कृषि क्षेत्र की यानी कि एग्रो सेक्टर की बात करें, चाहे अपन पावर्टी सेक्टर मतलब गरीबी को दूर करने की हमें बात करनी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करनी हो, तो सिविल सोसाइटी मिलकर के और गवर्नमेंट मिलकर के गवर्नेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्त यहाँ पर अपना ये भी सवाल कंप्लीट होता है। आगे याद करेंगे शासन के संचालन में राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिकाएं। ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर सॉरी यूनिट नंबर 3 में ही, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में ही सवाल क्या है इंग्लिश में देखते हैं। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी गवर्नेंस में क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, ठीक है, उनको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करते हैं, उनको धरातल पे उतारते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राजनीतिक मतलब जो हमारे जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो अपनी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका में बैठ करके जनता के लिए अच्छे नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो टाइम टाइम पे मतलब जनता के लिए नीतियां बनाएंगे, कानून बनाएंगे, ठीक है, अध्यादेश लेके आएंगे। तो इस तरह से राजनीतिक भूमिका अपन शासन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अपने को बस थोड़ा सा ये देखना है चीजें। पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या भूमिका होती है। तो देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं कि दोस्तों संविधान के अंदर काफी सारे पोस्ट ऐसी हैं, जैसे कि कैग, कैग जानते हो ना, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, यानी कि हिंदी में बात करूं तो महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, राइट, समझ में आ रही हैं चीजें। तो दोस्तों इनके पास में कुछ शक्तियां होती हैं और ये अपने ड्यूटीज को निभाती हैं। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका आप इसमें लिख सकते हो, राइट। इसके अलावा दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका मतलब पेज नंबर 45 पे ये आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, जैसे कि एक मिनिस्ट्री आपको बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये जो मंत्रालय दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड नियम कानून बनाता है, ठीक है। और दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका इसका मतलब क्या है, अब देखो इसके अंदर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाते हैं, राइट।
तो जितने भी सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं और इससे नीचे भी जो अधिकारी होते हैं वो मिलकर के सरकार के जो नियम कानून है वो लागू करने का काम करते हैं और वो सरकार के खिलाफ ही जवाबदेही होते हैं, जनता की भलाई के लिए वो काम करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक कार्यपालिका, ये दोनों मिलकर भी शासन को स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने को लिखना है। आगे दोस्तों देखें, शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका। शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, एक जो देश है ना वो अपने नागरिकों के लिए किस तरह से अच्छे अच्छे लॉज बनाएगा, ठीक है, और पॉलिसी बनाएगा, राइट। तो इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं कि सरकार जो नीतियां कानून प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है, ठीक है, ये राज्यकर्ता का मतलब क्या है, स्टेट एक्टर, ठीक है। तो इवेल्युएट द रोल ऑफ स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस, ये आपका सवाल हो सकता है। तो इसके अंदर सरकार है दोस्तों, मतलब आपको जितने भी स्कीम वगैरह याद होती है, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, ठीक है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है, परिवहन क्षेत्र ट्रांसपोर्टेशन में सरकार ने क्या किया है। दोस्तों आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो सरकार की सरकारी योजनाएं लिख करके आप अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। आगे दोस्तों लिखा है चैप्टर नंबर 4 से एक सवाल है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए शासन में हितधारकों की भागीदारी के महत्व की चर्चा करें। अब एक देश के अंदर जो गवर्नेंस होता है उसके अंदर दोस्तों काफी सारे स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक जो इंसान है, जैसे कि हम भी है, वो शासन में भागीदारी करते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव है, उनका रिजल्ट आया तो हमने वोट दिया है, ठीक है, जो देश को आगे बढ़ाएगा। तो एक नागरिक के रूप में भी हम शासन में भागीदारी करते हैं। उसके अलावा दोस्तों कम्युनिटी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सामुदायिक संगठन भी होते हैं। पेज नंबर 62 पे मतलब आप हितधारकों के नाम, स्टेक होल्डर के नाम याद कर सकते हो कि एक सिटीजन होता है, सामुदायिक संगठन भी शासन को चलाते हैं, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी शासन में शामिल होते हैं। फिर दोस्तों व्यापार से जुड़े लोग, मीडिया, ये भी शासन को चलाती है ना। नेता नेता क्या कर रहे हैं, देश को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, देश की महत्वपूर्ण खबरें क्या है, ये मीडिया दिखाता है अपने को। इसके अलावा दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एजेंसियां जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या काम करता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे कानून बनाता है और न्याय देता है, तत्कालिक रूप से जस्टिस देता है, इमीडिएट जस्टिस। तो जितने भी हमारी सरकारी एजेंसियां वो भी शामिल में होती हैं। चुने हुए राजनेता, इसके अंदर अपन नाम ले सकते हैं एमपी का, एमएलए का, और जितने भी व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी इसमें भागीदार होते हैं। समझ गए आप। तो ये सारे मैंने हितधारक बताए आपको, एक नागरिक, सामुदायिक संगठन, गैर लाभकारी संगठन, व्यापार से जुड़े लोग, मीडिया से जुड़े लोग, पब्लिक एजेंसी, और हमारे जो नेता है वो इसके अंदर शामिल होते हैं शासन में। ये सब हितधारक होते हैं, ठीक है। अब इनका इनका क्या महत्व है, मतलब किस तरह से ये लोग शासन को अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर आपको 65 में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे लोग मिलकर के, जैसे कि सरकार मिलकर के, नागरिक समाज मिलकर के, ठीक है, गैर राज्य जो आपके क्या, गैर लाभकारी जो संगठन है, मीडिया मिलकर के, ठीक है, ये जनता की समस्याओं को दूर करते हैं, चाहे वो उनकी सामाजिक समस्याएं हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, सांस्कृतिक धार्मिक समस्या हो, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को ये दूर करते हैं। इस तरह से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो हितधारक होते हैं कैसे शासन को स्वस्थ बनाते हैं, तो इसके अंदर हितधारकों के नाम लिख देना है और फिर आपको लिख देना है कि किसी भी देश में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, यानी कि लचीलापन लाना है, किसी भी विविधता से युक्त भरे देश में जनता की डिमांड को पूरा करना है, तो ये हितधारक मिलकर के काम करते हैं। और कई बार सरकार अगर गलत कानून वगैरह बनाती है तो ये जो गैर लाभकारी संगठन, मीडिया वगैरह, ये सब मिलकर के सरकारों पर दबाव बनाने में सफल होते हैं। तो सरकार है दोस्तों अपनी पब्लिक पॉलिसीज के माध्यम से अपना समाज के अंदर संसाधनों का बराबर बंटवारा करती है। तो चाहे इन्वायरमेंट की बात करें, चाहे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, चाहे भूमि का उपयोग कैसा हो, चाहे समुदाय के स्तर पे हमें अलग अलग समस्याएं हल करनी हो, तो जितने भी स्टेक होल्डर, हितधारक मिलकर के शासन को आगे बढ़ाते हैं। अपने को इस तरह से इसका आंसर लिखना है।
समझ में आ रहा होगा। शासन प्रक्रिया में हित भागीदारी के रूपों का वर्णन करें, ठीक है, ये भी आपको पेज नंबर 66 पे ही मिल जाएगा। तो देखें आप कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, उनके कितने फॉर्म होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हितधारकों की भागीदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे कि संचार, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, परामर्श, भागीदारी और प्रतिनिधित्व। फिर सहयोग और साझेदारी, फिर सह निर्णय और सह उत्पादन। ठीक है, ये इस तरह से अपने को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी किस तरह से शासन को आगे बढ़ाने में काम करती है। अपन देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की राय बन जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ से भी दोस्तों शासन को किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। यहाँ तक एक देश का जो चुनावी परिणाम होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बदला जा सकता है, और सब जानते हैं सोशल मीडिया की पावर क्या है। ये संचार प्रौद्योगिकी में लिख सकते हैं। परामर्श का मतलब क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, जितने भी हितधारक होते हैं शासन में, वो जानकारी साझा करते हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस होते हैं, वो सरकारों से लगातार संपर्क में रहते हैं और सरकारों को अच्छी नीतियां कानून बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। फिर भागीदारी, तो जैसे कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट चालू करती है, कहीं पर बांध बनाती है, कहीं पर कोई पॉलिसी लागू करती है, तो आसपास के लोगों को, आसपास के जो सामुदायिक संगठन है कम्युनिटी लेवल पे, उनको भी शामिल करती है कि हमारे से अगर कोई गलती है तो आप भी इस योजना के अंदर शामिल हों और सरकारों को सहयोग करें। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि शासन के अंदर सरकार का क्या योगदान होगा और किस तरह से सरकार आगे नीतियों को लागू करेगी। तो सरकारी जो राजनेता है, ठीक है, सरकारी जो राजनेता है उन्हीं का प्रतिनिधित्व रहता है शासन के अंदर, राइट, जो एक्चुअल सरकार चलाते हैं। तो उन पर दबाव बनाया जाए कि आप विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, वो आप अच्छे कानून नियम बनाएं। भाई मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, अगर इसी लैंग्वेज में लिख दिया तो अपना काम बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी तरफ से यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का एग्जाम्पल बता सकते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब भागीदारी के रूप होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों और भी मैं चर्चा करता हूं। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर। आगे चलते हैं, हम विकास को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से देख सकते हैं, वर्णन करें। चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, हम विकास को विभिन्न दृष्टिकोण। अब विकास के दृष्टिकोण क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसमें आधुनिकीकरण सिद्धांत आता है, पेज नंबर 80 पे देख सकते हैं अपन। विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लिखनी है, डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बताना है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बताना है, स्टैंड पॉइंट थ्योरी के बारे में बताना है। ठीक है, ये विकास के सिद्धांत होते हैं। तो पेज नंबर 80 पे इसका आंसर लिखा हुआ, आधुनिकीकरण सिद्धांत। दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो 1945 और 1960 के बीच में डेवलप हुआ था। ठीक है, और इस थ्योरी को बनाने वाले रोस्टो, एमिल दुर्खेम और मैक्स वेबर मुख्य थे। ठीक है, तो आधुनिकीकरण सिद्धांत यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, वो अपना विकास कैसे करें, यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश किस तरह से आगे विकास करें। तो ये जो विद्वान थे रोस्टो, एमाइल दुर्खाइम और मैक्स वेबर, इन्होंने अपना जो विचार थे वो प्रस्तुत किए थे और ये सिद्धांत बनाया था, क्योंकि इन देशों के अंदर काफी ज्यादा गरीबी, काफी ज्यादा जनसंख्या और काफी कम संसाधन और कम आर्थिक विकास यहाँ पर था। तो ये देश भी साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में आगे बढ़े। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यही कहता है कि गरीब देश आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि हर समाज है दोस्तों एक निश्चित स्टेज से गुजरता है। अब जैसे कोई भी गरीब देश है अचानक से विकसित देश नहीं बन सकता है, उसको सबसे पहले डेवलपिंग कंट्री बनना होगा और उसके बाद में डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इस तरह से अपन आधुनिकीकरण सिद्धांत में लिख सकते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी पेज नंबर 81 पे, ये विकास का दूसरा सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 3 देश याद रखने हैं, कोर देश और अर्ध परिधि देश और परिधि देश। कोर देश क्या होते हैं, जो कि कच्चा माल खरीदते हैं, जहां पर इंडस्ट्री पहले से स्टेब्लिश होती है, जिनके पास में काफी ज्यादा पैसा रहता है, जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, ये कोर कंट्री होती हैं। और इसके अलावा सेमी पेरिफ कंट्री यानी कि अर्ध परिधीय देश कौन से होते हैं, जो कच्चा माल खरीदते भी हैं बेचते भी, जैसे कि चाइना, रसिया। ठीक है, तो ये ज्यादा न तो गरीब होते हैं ना अमीर होते हैं, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो गरीब देश कौन सा होता है, वो परिधीय देश होता है। परिधि यानी कि पेरीफेरी कंट्री, पेरीफेरी कंट्री। ठीक है, तो 3 तरह की कंट्री याद रखनी है, कोर कंट्री,
कोर देश, अर्धपरिधीय देश और परिधीय देश। ये दोस्तों आपको बीपीएससी 134 में पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेकेंड ईयर के अंदर। तो कोर देश क्या करते हैं, ये सेमी पेरी कंट्री और पेरीफेरी कंट्री का फायदा उठाते हैं, यानी कि जो पूंजीवादी देश हैं वो विकासशील देश और अल्प विकसित देशों का फायदा उठाते हैं। और निर्भरता का मतलब क्या है यहाँ पर, अब दोस्तों जो गरीब देश होता है ना, अल्प विकसित देश होता है, वो कच्चे माल के लिए, ज्ञान के लिए, तकनीक के लिए, ठीक है, निर्भर होता है, मानव संसाधन के लिए भी निर्भर होता है। उनको कुछ नहीं आता जाता, उनके देश में कुछ भी नहीं है पहले से, बुरे हाल है। तो हर एक चीज के लिए, चाहे वो कैपिटल की बात करें, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे अपन मानव संसाधनों की बात करें, यानी कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी अमीर देशों से लोग आते हैं। तो हर बात के लिए छोटा देश निर्भर हो जाता है। ये निर्भरता सिद्धांत में अपने को बताना है। विश्व प्रणाली सिद्धांत क्या है, ये विकास का तीसरा सिद्धांत है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है कि दुनिया ना एक व्यवस्था के अंदर चलती है, एक अरेंजमेंट के तहत चलती है, जिसके अंदर दोस्तों वही तीन देश शामिल होते हैं। ये विश्व प्रणाली सिद्धांत भी एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखना है कि जो अमीर देश होते हैं, जो विकसित डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो अपने विचारों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि मतलब मैकडोनाल्ड का आपने नाम सुना होगा, जहां पे बर्गर वगैरह ये सब खाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा दोस्तों अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है और एक निश्चित व्यवस्था बन जाती है पूरे देश में कि हमें क्या, किसको फॉलो करना है, अमेरिका को फॉलो करना है अगर विकसित होना है तो ये विश्व प्रणाली सिद्धांत है। ये दोस्तों आधुनिकीकरण सिद्धांत के क्रिटिसिज्म में, उसकी आलोचना में आता है कि आधुनिकीकरण सिद्धांत के माध्यम से भी जो अमीर देश होते हैं वो फायदा ही उठाते हैं। तो विश्व प्रणाली सिद्धांत ही बताता है। स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या है, इस दुनिया में हर दुनिया को देखने का एक स्थिति लेगा। इसके अंदर अपने को क्या याद करना है, स्टैंड पॉइंट सिद्धांत के अनुसार समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्थिति उसी में दूसरों के बारे में सीमित समाज प्रदान करती है। अधीनस्थ समूह पर हावी होते हैं, अधीनस्थ समूह की राय शायद ही शासन पर असर डालती है, हाशिए के लोग विकास की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। तो भाई स्टैंड पॉइंट सिद्धांत ये विकास का चौथा सिद्धांत है। पहला आधुनिकीकरण सिद्धांत, दूसरा निर्भरता सिद्धांत, तीसरा विश्व प्रणाली, चौथा स्टैंड पॉइंट सिद्धांत। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि शासन के अंदर देश को कौन चलाता है, अमीर लोग चलाते हैं, वही अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। शासन के अंदर उन लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है जो लोग गरीब होते हैं, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं होते। तो भाई ये मैंने आपको विकास के सिद्धांत भी बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो आपको टिप्पणी करना है। सतत विकास, या आप अच्छे से बता सकते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें इन्वायरमेंट को ना नुकसान हो और हम आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सोशल रूप से आगे बढ़ पाए, ठीक है, ताकि जो करंट जनरेशन और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भला हो पाए। तो हिंदी में सुनो, इस तरह का विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की सारी आवश्यकताएं पूरी हों, ऐसा विकास कहलाता है सतत विकास। इसमें पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो सतत विकास को लेकर 17 लक्ष्य बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। और वो लक्ष्य सन 2016 में पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस, वहां पे डिसाइड किए गए थे। और ये जो 17 टारगेट है, जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, ये प्रत्येक कंट्री को 2030 तक, 2030 तक अचीव करने हैं। सतत विकास यही है। सहस्त्राब्दी विकास क्या है, मिलेनियम्स गोल इसको हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों 2000 ईस्वी के अंदर, यानी कि आज से 24 साल पहले, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाए गए थे। तो इसमें कहा गया था कि प्रत्येक देश को 2015 तक मतलब कुछ चीजों पे काम करना होगा, जैसे कि पावर्टी को और हंगर को एलिमिनेट करना होगा, गरीबी भूख को मिटाना होगा, और प्राइमरी एजुकेशन सब बच्चों को देना होगा, जेंडर समानता की बात करनी होगी, बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना होगा, मातृत्व स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल हेल्थ पे काम करना होगा, HIV एड्स पे काम करना होगा, मलेरिया के रोगों को कम करना होगा, और जो अन्य बीमारी है उसको दूर करना होगा। यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता की बात की जाती है, और वैश्विक साझेदारी की स्थापना की बात करता है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। यानी कि सभी देश मिलकर के दुनिया की सामने जो समस्या है उसको दूर करना। यह आपका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पेज नंबर 86 पे मिल जाएगा। सतत मानव विकास क्या है, सतत मानव विकास आपको आगे मिलेगा चैप्टर के अंदर। सतत मानव विकास का
यूनिट नंबर जो दोस्तों 11 है वहां पे सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट में एक सवाल आना है। सवाल ये आएगा मानव विकास से रिलेटेड, कोई भी कैसा भी सवाल हो आपको बस वही लिख के आना है। सतत मानव विकास होता क्या है? सतत मानव विकास होता है दोस्तों, मनुष्य जीवन की समृद्धि को बढ़ाना है ताकि वो अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए, अपनी एजुकेशन को अच्छा कर पाए, और उसके सामने जो असमानताएं पैदा हो रही हैं उसको वो दूर कर पाए। यानी कि दोस्तों, इंसान के जीवन की कई पहलू होते हैं, है ना। देर आर मैनी डायमेंशंस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो जैसे कि एक इंसान की क्या-क्या जीवन के पहलू होते हैं, शिक्षा होता है ना? ज्ञान होता है, स्वास्थ्य होता है, राइट? और उसका आवास होता है, किस घर में वो रहता है, राइट? और क्या लिख सकते हैं? जीवन स्तर होता है, एक लाइफ़स्टाइल होता है। तो एक मानव से जुड़े रोजगार बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, रोजगार भी एक पहलू होता है। तो मानव के जीवन से जुड़े जितने भी पहलू हों, चाहे वो शिक्षा हो, ज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, जीवन स्तर की बात करें, रोजगार की बात करें, और जिस पर्यावरण के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता है उसकी बात करें, जेंडर समानता की बात करें, और जिस राजनीतिक माहौल के अंदर वो रहता है, ठीक है? या फिर जिस समाज में वो रहता है वहाँ पे उसका जो सामाजिक जीवन है वो कैसा चलता है। तो सभी पहलुओं में, सभी डायमेंशंस में इंसान प्रगति करे, उसको समृद्धि हासिल हो, ऐसा जो विकास है वो क्या कहलाता है? सतत मानव विकास कहलाता है, ठीक है। और सतत मानव विकास को दोस्तों मेजर करने के लिए एक इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच डी आई एक इंडेक्स आता है जो कि बताता है किसी भी देश में जो एक इंसान है उसका लाइफ कैसा चल रहा है। अब जैसे कि नाइजीरिया है, सोमालिया है, इराक है, सीरिया है, ठीक है, यमन है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि लोग नॉलेज के लेवल पे, है ना, और लाइफस्टाइल के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और चाहे वो जेंडर समानता की बात करें, सभी में पीछे हैं लोग, राइट। कई किसी देश में महिलाओं को अधिकार नहीं है, राइट, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो एक इंडेक्स, एक सूचकांक होता है किसी भी देश में इंसानों की प्रगति के लिए, उसका जीवन कैसा चल रहा है, वो मानव विकास सूचकांक कहलाता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अंदर क्या-क्या शामिल होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। 3 पैरामीटर है इसके लिए। जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, पेज नंबर 168 पे लिखा हुआ है। मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतक, 3 इंडिकेटर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक इंसान है वो औसत जीवन कितना जीता है। जैसे कि दोस्तों जापान नंबर 1 पे, भारत के लोग कम जीते हैं, जैसे कि मेरे को लगता है 69 ईयर जीता है भारत का एक इंसान। और दोस्तों दूसरा जो संकेतक है एचडीआई का, वो शिक्षा कहलाता है, ठीक है, शिक्षा है। और तीसरा है इसका, तीसरा क्या है, हाँ भाई, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ये इसका 3 स्तर है एचडीआई का, मतलब 3 संकेतक है। ये अगर किसी भी देश में एचडीआई दोस्तों 1 से लेकर 10 तक दिया जाता है। अब किसी का अगर एक, मान लो एक ही है किसी का एचडीआई, किसी देश का मानव विकास सूचकांक का स्तर 1 है, तो क्या मतलब होगा कि वो नंबर 1 पे है दुनिया, वहां पर इंसानों का जो जीवन है सबसे बेहतरीन है। जैसे कि दोस्तों आपको नाम बता दूं, एचडीआई की जो रैंक जारी होती है हर बार, ठीक है, उसके अंदर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये देश टॉप करते हैं। नीचे कौन से देश आते हैं आपके? नाइजीरिया, सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान, ये सब आते हैं, क्योंकि इन देशों में आप जानते हैं सिविल वॉर चलते रहते हैं, टेररिज्म, आतंकवाद काफी ज्यादा है। तो ये मानव, सतत मानव विकास में आप लिख सकते हैं। भारत आता है ना, लेकिन भारत का जो रैंक है ना दोस्तों 100 के आसपास ही चलता रहता है। हम लगातार पिछले 10 सालों में, है ना, 10 सालों में लगातार हमारी रैंक जो इम्प्रूव होती जा रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी काफी ज्यादा क्षेत्रों में हमें काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना, अर्थव्यवस्था के मामले में तो नंबर 5 पे आ गए हैं। और इसी तरह से चलते रहें तो जापान को पीछे छोड़ देंगे भाई 1-2 साल के अंदर, इकोनॉमी के मामले में।
लेकिन एचडीआई की जो रैंक जारी होती है दोस्तों, उसमें हम पीछे हैं अभी काफी देशों से। ठीक है, मतलब 150 के आसपास देश शामिल होते हैं इसके अंदर, तो भारत का रैंक है ना वो 120 130 के आसपास चलता रहता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि सतत मानव विकास का मतलब एक इंसान जिस सोसाइटी के अंदर रहता है वहां पर जीने की स्थिति अच्छी हो, शिक्षा उसको अच्छा मिले, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो, उसको सोशल जस्टिस मिले, उसका वेलफेयर हो, ठीक है, उसको रोजगार मिले, गरीबी में ना रहे वो, जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव परिणाम है उनसे बचा रहे वो। और भारत में इसके लिए क्या क्या पहल की गई है वो अपन लिख सकते हैं। सतत मानव विकास को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर दोस्तों मनरेगा एक स्कीम का नाम लिख सकते हैं आप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंग्लिश में रीड करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा कार्यक्रम। इसमें क्या होता है दोस्तों, साल के जो 365 दिन होते हैं ना, तो उसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। अगर किसी को मतलब पढ़ाई लिखाई किसी ने अच्छे से की नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए उसको लाइफ चलाने के लिए, तो मनरेगा उसी के लिए चलाई गई है भारत में। तो आपने सुना होगा कि गाँव के अंदर थोड़ा बहुत जो काम होता है, ठीक है, वो लोग करते हैं और अपना जो लाइफ है वो 100 दिन के लिए तो उनको पैसा मिलता है। ठीक है, भारत में जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जो नियम कानून है वो भी यहाँ पे लागू हुए हैं समय के साथ में। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों पर घोषणा पत्र आया था 1948 के अंदर, तो प्रत्येक देश ने अपने स्तर पर उसको लागू किया था। सतत मानव विकास का मतलब है कि इंसान की जो लाइफ है, उसकी लाइफ क्वालिटी है, एजुकेशन नॉलेज है, वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखनी है। और बाकी अभी अपने पास टाइम है तो आप पेज नंबर 169 वाला एक बार रीड करके देख लेना। ठीक है, आपको एक पेज पढ़ना है, एक 1.5 पेज, 170 और 171 वाला। ठीक है, आप तब सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से समझ पाएंगे। आगे दोस्तों, वैश्वीकरण में नौकरशाही की भूमिका को प्रभावित किया है। अब ये जो आपका जो सवाल है वो चैप्टर नंबर 7 से लिखा है मैंने, वैश्वीकरण के कारण नौकरशाही पर प्रभाव। नौकरशाही का मतलब क्या होता है, जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, जो सरकार के नियमों को कानूनों को लागू करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इसमें आईएएस आईपीएस ये अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना कि वैश्वीकरण का प्रशासनिक सॉरी प्रशास क्या लिखा है, नौकरशाही की भूमिका को स्पष्ट करना, वैश्वीकरण ने मतलब प्रभावित किया है इसको। तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इसमें अपन क्या पॉइंट लिख सकते हैं डियर, पेज नंबर 116 पे आ जाओ, कि किस तरह से वैश्वीकरण ने नौकरशाही की भूमिका को प्रभावित किया है। अब दोस्तों आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इंटरनेट है, काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता चल जाती है, सोशल मीडिया आ गई है। ठीक है, सोशल मीडिया के कारण काफी सारे क्राइम हो रहे हैं और सोशल मीडिया दोस्तों लोगों की प्रॉब्लम्स भी तो सोल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शासन के अलग तरीके आ चुके हैं। अब जैसे कि आपको बताऊं कि अगर आज से 30 साल पहले किसी को मान लो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को लगता है कि मतलब उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको वोट नहीं मिलने का, लोग जाने नहीं दे रहे, कहीं पे हिंसा हो रही है उसके साथ में, तो वो पुलिस थाने में जाता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों अगर मान लो किसी के साथ में कोई ज्यादती होती है, किसी को परेशान किया जाता है, तो सिर्फ वो ट्वीट करके अपना काम बखूबी तरीके से कर सकता है। अब जैसे कि मान लो एक लड़की, ठीक है, उसके साथ में किसी तरह की कोई ज्यादती या छेड़छाड़ होती है, तो सीधा दिल्ली पुलिस को ट्वीट करेगी वो, मोबाइल निकाला, दिल्ली पुलिस को ट्वीट किया, ठीक है, फिर उस पर एक्शन हो जाएगा। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रही है, सरकारों की जो भूमिकाएं हैं, नौकरशाही की जो भूमिका है वो कम हो रही है। ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी मांगों को रखते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। आप जानते हैं कि लोग ट्रेंड करवा देते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो सरकारों का ध्यान उस पर जाता है, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है।
तो ये जो नौकरशाही जो पहले काम किया करती थी, मतलब लोगों की समस्याओं को हल करना, लेकिन आजकल इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी बढ़ने के कारण इनका काम थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, और सोशल मीडिया से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया का बढ़ना ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक प्रकार का रूप है। ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी आपको पेज नंबर 116 पर आपको एक बार रीड कर लेना है। मैं जो बता रहा हूँ वही सब आपको रीड करना है, ठीक है, एक बार। और बाकी आप है ना बाद में चीजें पढ़ना, मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस करना है। आगे देखते हैं, शासन की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। चैलेंज क्या क्या आते हैं गवर्नेंस में। ठीक है, मुख्य चुनौतियां तो है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर पेज नंबर 114 पे देखें आप, पेज नंबर 114, शासन की मुख्य चुनौतियां। तो इसके अंदर पहला लिखा हुआ यहां पर इंफॉर्मेशन गैप, यानी कि सूचना अंतराल। तो दोस्तों जैसे कि केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है, गांव के स्तर पे तो लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि सरकार की ये योजना है, तो सूचना अंतराल के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं जो जो स्कीम है, जो कानून है, वो देरी से लागू होता है। फिर क्षमता अंतराल यानी कि कैपेसिटी गैप, ये भी एक मुख्य प्रकार की चुनौती है। ठीक है, अब देखो, बेरोजगारी बेरोजगारी अपन चिल्लाते रहते हैं, राइट, लेकिन दोस्तों हमारे पास में अगर कोई स्किल्स नहीं है ना आज के जमाने में, तो भाई हलवा नहीं है कमाना, सीधी सी बात है। अपने को सीखना पड़ेंगे चीजें, पढ़ना पड़ेगा, तभी अपना एम्प्लॉयमेंट लगेगा। कोई अपने को मुफ्त में पैसे नहीं दे के जाएगा। तो कैपेसिटी गैप का मतलब है, जैसे कि सरकार ने कह दिया कि स्किल्स इंडिया के तहत, स्किल इंडिया एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, तो उसके तहत कोई भी जो यूथ है वो अपना एनरोलमेंट करके नौकरी हासिल कर सकता है। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी तो दे दी है सरकार ने, लेकिन हमें तो कुछ काम आता ही नहीं है, तो फिर हमारा नौकरी कैसा लगेगा। तो शासन की यह भी मुख्य चुनौती रहती है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के बाद में भी नागरिकों को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास में कोई स्किल्स नहीं है, काम करना आता नहीं है उनको। आगे है वित्तीय अंतराल। तो शासन के अंदर है ना दोस्तों, कोई भी जैसे काम होता है तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। कहाँ पे, अगर हाईवे बनाना है, ठीक है, और गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए कोई योजना तैयार करनी है, उनको पेंशन देनी है, उनका भला करना है, तो कई बार सरकार के पास में फंड की कमी रहती है। उस तो सरकार के पास फंड की कमी है, इससे सरकार के काम नहीं बन पाते हैं। सरकार है वो सामाजिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाती है। ये भी शासन की एक मुख्य चुनौती है। फिस्कल गैप इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, वित्तीय अंतराल। फिर है प्रशासनिक अंतराल। तो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, चाहे मैं जिला स्तर पे बात करूं, तहसील स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे बात करूं, या फिर गांव के स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से शासन स्वस्थ नहीं बनता। फिर है नीति अंतराल। अब सरकार है वो एनर्जी, वाटर और यूथ से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती है किसी वजह से भी, तो नीतियों में विलंब हो जाता है। कई बार जो पॉलिसीज है उसमें काफी टाइम लग जाता है। जैसे कि देश के जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नीति बनाई, लेकिन किसी वजह से वो नीति लागू नहीं हो पाई। तो पॉलिसी गैप के कारण भी शासन में इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती, शासन प्रभावशाली नहीं हो पाता। ये पेज नंबर 114 पे अपन रीड कर लेंगे, 5 पॉइंट है इसके अंदर। और आगे अपन पढ़ते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थ शासन पर एक टिप्पणी लिखिए। चैप्टर नंबर 8 में आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें क्या लिखना है दोस्त आपको, कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश के अंदर मैं इसको शॉर्ट में आईसीटी कहता हूं, तो इसका शासन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, शासन पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, भारत भारत ने दोस्तों आईसीटी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए 1970 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। पेज नंबर 125 पे अपन ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सरकार ने 1977 में 1977 में भारत सरकार ने पहला इंफॉर्मेटिक्स केंद्र स्थापित किया था, और देश को
ई शासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक पहला कदम उठाया था। चूंकि दोस्तों 1980 के आसपास हमारे पास में सरकारी ऑफिस की बात करें, दफ्तरों की बात करें, तो वहां पर कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है, और कंप्यूटर थे तो वो सीमित, लिमिटेड थे, कम थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1987 में सूचना विज्ञान केंद्र या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, जिसको एनआईसी एनईटी भी कहते हैं, जब उसकी स्थापना हुई, सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क की जैसे ही स्थापना हुई, देश बहुत ही तेजी के साथ में ई शासन में आगे बढ़ने लगा। ई शासन किसे कहते हैं? ई शासन मतलब जैसे कि ऑफिस का कोई डेटा है, ठीक है, अगर उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाए। अब जैसे कि मैं जिस गांव के अंदर रहता हूं, तो वहां पर दोस्तों कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी यहाँ की जनसंख्या है, कितने लोग खेती करते हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं वो नौकरी लगे हुए, इस तरह का जो डेटा है वो अगर इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो कोई भी अधिकारी कहीं से भी बैठा इसको देख सकता है, और उसके हिसाब से जो मेरा गांव है उसके विकास की जो रणनीति है, डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है, उसको बनाया जा सकता है। इस प्रकार का जो शासन कहलाता है वो ई शासन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना यानी कि नेशनल ई गवर्नमेंट गवर्नेंस प्लान लेके आई थी सरकार। उसके माध्यम से सरकार ने सामाजिक जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, उसका लाभ देना लोगों को शुरू कर दिया। और आज के टाइम पे दोस्तों अपन देख सकते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल काफी ज्यादा चल गया है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से दोस्तों आईसीटी में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो लिख सकते हैं। डिजिटल डिजिटल इंडिया प्रयास 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका आप वो देखो, आप, मैं आपको ताकत बताता हूँ, भारत की असली ताकत क्या है। यूपीआई का नाम सुना होगा आप, जिससे पेमेंट वगैरह करते हो, यूपीआई। दुनिया के अंदर कोई भी देश है ना, वो बार कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाली जो जो टेक्निक होती है उसको नहीं खोज पाया, लेकिन भारत पहला देश है जो कि यूपीआई नाम की एक चीज लेके आया है। अपन बार कोड को स्कैन करते हैं, फोन पे, गूगल पे की हेल्प से पेमेंट करते हैं। ये भारत ही पहला ऐसा देश है, ठीक है। और दोस्तों यूपीआई की ताकत इतनी है कि अगर जर्मनी में किसी बंदे को पेमेंट करना, आपको यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते आपका एनआरआई वाला अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो प्रयास है वो दोस्तों आईसीटी में आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से एक और तगड़ा कदम था। 2014 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो मैं कहूं कि सुशासन की दिशा में, गुड गवर्नेंस की दिशा में भी ये बढ़िया कदम था। इसके तहत इसके तहत सरकार का मतलब ये लक्ष्य था कि नागरिकों को डिजिटल एम्पावर करना। अब जैसे कि 2 रुपए भी किसी को पे करना अपने को, राइट, जैसे कि पानी पिया, 2 रुपए पे कर दिया, तो भाई ये क्या है? ये है डिजिटल सशक्तिकरण, ठीक है। जैसे कहीं पर अपन ने 10 रुपए का कुछ खा लिया, गोलगप्पे, गोलगप्पे वाले के पास में पेटीएम का वो क्यूआर कोड लिखा हुआ है, तो आप समझो आप कितना आगे बढ़ रहा है देश, ठीक है। डिजिटल एम्पावर हो रहे हैं, ठीक है, ये किसी ने सोचा नहीं था, राइट। तो आज के टाइम पे सरकार है डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से हर गांव गांव में इंटरनेट केबल्स वगैरह लगभग बिछा चुकी है, ठीक है। और सेवा केंद्र, इंटरनेट सेवा केंद्र बन चुके हैं, ठीक है, सुरक्षित साइबर स्थान बन चुके हैं। और दोस्तों काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे कि एक एप्लीकेशन जहां पे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने, क्या नाम था उसका, एक है ना एप्लीकेशन, जहां पे अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हो आप। डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर क्या है? डिजिटल इंडिया पहल का ही वो एक हिस्सा है, ताकि अपन डिजिटल रूप से इंपावर हो सके, डिजिटल सशक्तिकरण हमारा हो सके। दूसरा है स्मार्ट शहर। तो स्मार्ट शहर का मतलब है दोस्तों, अब देखें, लोगों को जहां पर जगह मिलती है वहां पर अपने मकान बना लेते हैं, गंदगी चारों तरफ बिखरी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे शहर बनाना, लाइक चंडीगढ़, चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको दोस्तों वहां की अर्बन प्लानिंग आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी। जहां पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वहीं पे है, जहां पे रिहायशी इलाका होना चाहिए वहीं पे है, जहां पे पार्क होने चाहिए वहीं पे है, जहां पे हेल्थ सेंटर होना चाहिए वहां पे हेल्थ सेंटर है, राइट, जहां पे रोड निकलना चाहिए वहां पे रोड है। तो इस तरह के शहर बनाना, ताकि रिसोर्सेज की बर्बादी कम हो, है ना, कचरा ना हो,
सभी लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिले, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था हो, राइट, और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो, यानी कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो, बिजली की बर्बादी लोग ना करें, और ऐसे शहर जहां पर पानी साफ मिले लोगों को पीने के लिए, तो ऐसा शहर स्मार्ट शहर बनाता है। तो आईसीटी प्रयास के तहत हम आईसीटी पहल के तहत अपन प्रयास देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में लिख सकते हैं, स्मार्ट शहर लिख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। पेज नंबर आपको 127 में मिल जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है कि जिसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से और डिजिटल हार्डवेयर के माध्यम से, जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से काफी सारी जो फैसिलिटी होती है उसको अपन लेते हैं। अब यहाँ पे भारत में बात करें तो दोस्तों भारत में भी आप देखें कि 50 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स अब हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बड़ा एक, कई देशों की तो जनसंख्या भी नहीं है इतनी, तो उसके माध्यम से अपन मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग में, ऑटोमोटिव यानी कि जो गाड़ी वगैरह बनाने का जो सेक्टर होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक यानी कि संभारण, सामानों को उतारना, सामानों को लोड करना, यहाँ पे अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। जैसे कि आपको दिल्ली से देहरादून सामान शिफ्ट करना, देहरादून में आपकी नौकरी लगी, ठीक है, तो आपने अपना मोबाइल खोला, है ना, और एक ट्रक बुक कर दिया आपने कि मेरा जो घर का सामान है वो देहरादून वो शिफ्ट कर देगा। दोस्तों आपने क्या किया, जस्ट मोबाइल पे गूगल प्ले पे गए, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, एक ट्रक बुक किया, सेमी ट्रक छोटा वाला, ठीक है, उस पे अपना सामान लोड करके वो देहरादून पहुंच गया, और आपने पेमेंट भी दोस्तों उसको ऑनलाइन ही किया। ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये। ठीक है, तो इस तरह से अपन चीजें इसमें लिख सकते हैं। और दोस्तों आईसीटी में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं 129 वाले पेज पे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसके तहत सरकार है दोस्तों काफी सारे पोर्टल बनाकर नागरिकों को सुख सुविधाएं देती है। स्वास्थ्य से संबंधित पोर्टल है, परिवहन के पोर्टल हैं सरकार के, सरकार अपना डाटाबेस रखती है, खुद दस्तावेज रखती है, नीतियां बनाती है, तब काम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड वाला देखिए आप, ठीक है, आधार कार्ड में अपना जो आंखों का जो फोटो है और हमारा जो थंब इम्प्रेशन है वो भी डेटाबेस में सरकार के पास में है। और जैसे कि सरकार क्या करती है, अगर किसी मान लो पेंशन देना है किसी विकलांग को, ठीक है, तो सरकार के पास में सारा डेटाबेस रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, तो उसके माध्यम से सीधे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आईसीटी समर्थ शासन में सम्मिलित अवस्थाएं आपको एक बार देख लेनी है अपनी तरफ से। सरकार है वो चाहे प्रॉपर्टी राइट की बात करें, चाहे अपन जमीनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना हो, तो इंटरनेट के माध्यम से अपन सर करवाते हैं, ठीक है। ये हमारी इसमें टोटल 4 अवस्थाएं। तीसरी अवस्था यहाँ पे ट्रांजेक्शनल प्रेजेंस। तो इसमें अपने को क्या याद रखना, ट्रांजेक्शनल मतलब सभी प्रकार के जो लेन देन वाले काम होते हैं हम इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित तरीके से करते हैं। चौथी अवस्था ये आईसीटी समर्थ शासन में अवस्थाएं होती है, ठीक है। चौथी अवस्था नेटवर्क उपस्थिति और ई सहभागिता, है ना। इसमें क्या करना है कि इसमें सरकार है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने नागरिकों को फैसिलिटी देती है, ठीक है। ये अब देखो अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस वाले सवाल में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थ शासन पर एक टिप्पणी लिखी है, तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा सूचना संचार आईसीटी के बारे में लिख देना है। डिजिटल इंडिया पहल, स्मार्ट शहर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है उसके बारे में, और आईसीटी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने का, नागरिकों को एक सरकार कैसे सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देती है, वो आप लिख सकते हैं। बस हो जाएगा। 20 में से अगर सवाल आएगा लिख के आएंगे ठीक ठाक तो आपको इसमें 12-13 नंबर मिल सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास मूलक दृष्टिकोण पे एक बार चर्चा करें। विकास मूलक दृष्टिकोण पहले से ही बता चुका हूं मैं, पेज नंबर 123 पे है। इसमें मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं। कौन से सवाल पढ़ रहे हैं अपन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास मूलक दृष्टिकोण, यानी कि अपना जो डेवलपमेंट वाला जो प्रोस्पेक्टिव है उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर पहली फेज बताई थी जहां पर हमारे पास में सिर्फ
हमारे पास में तो उस टाइम पे कंप्यूटर भी नहीं थे यार। दुनिया के अंदर बात करें तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर थे, यानी कि विद्युत चुंबकीय कैलकुलेटर थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे फेज फर्स्ट में। फेज सेकंड के अंदर दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर बनने लगे, चिप वगैरह बनने लगी। फेज थर्ड में मतलब मेमोरी पर काम किया गया। ठीक है, मेमोरी यानी कि रैम वगैरह पे काम किया गया। चौथी स्टेज में दोस्तों इंटरनेट पे काम किया गया। पांचवी स्टेज में मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया, काफी सारे ब्राउजर आ गए, है ना, नेविगेशन एप्लीकेशन आ गए जिसके माध्यम से अपन लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सवाल आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास मूलक दृष्टिकोण बताइए, तो इसके अंदर 5 फेज आपको लिखनी है। भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों पर आपको लिखना है, तो पहलों में भी आप यही लिख सकते हैं, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसी का भी सेम आंसर होगा। ठीक है, और ये जो सवाल था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थ शासन, इसके अंदर भी लिख सकते हो आप ये सब। और इसके अंदर एक्स्ट्रा ये लिखना है, आपको अवस्थाएं बतानी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक ही बात अगर पेपर में बहुत ज्यादा लिखने का अपने को पास में नहीं हो, तो अपन आप लिख सकते हो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे दोस्तों, समकालीन समाज में मीडिया शासन में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है। हाँ जी, एक ही आंसर। ठीक है, एक ही आंसर, 20 नंबर का सवाल आ सकता है। मीडिया की क्या भूमिका रहती है गवर्नेंस में, ये जो सवाल हमारा चैप्टर नंबर 9 से है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मीडिया काफी तरह की होती है, आप अच्छे से जानते हैं। प्रिंट मीडिया होती है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होती है जैसे टेलीविजन। प्रिंट मीडिया में पत्र पत्रिकाएं, अखबार, ये सब आता है। इंटरनेट में दोस्तों क्या क्या आता है, ईमेल आता है, इसके अंदर वेब ब्लॉग आता है, सोशल मीडिया इंटरनेट में ही आती है। पॉडकास्ट आप जानते हैं, जो लोग माइक लगा के बैठे रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, है ना। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। तो प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटरनेट, ये मीडिया के रूप है। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल लिखना है। आपको मैं बता देता हूं कि शासन में मीडिया क्या रोल प्ले करती है, गवर्नेंस में मीडिया की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पेज नंबर 140 पे आ जाओ, ये आपको याद करना ही करना, और ये सवाल पेपर में देखने के लिए मिलेगा 8 तारीख को जब पेपर देने जाएंगे तो आप। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट है दोस्तों, मीडिया और लोकतंत्र। तो जैसे कि बिना पहियों के कोई गाड़ी नहीं चलती है, वैसे ही दोस्तों एक लोकतंत्र स्वस्थ नहीं बनता बिना मीडिया के। अब देखो आप, जहां जिन देशों में कट्टरता फैली हुई है, जिन देश में लोगों को दबाने का काम किया जाता है, वहां पर मीडिया ज्यादा नहीं होती है, वहां पे न्यूज चैनल्स नहीं होते हैं। भारत में क्या है, आपको 100 तरह के तो न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे, 100 तरह के आपको अखबार मिल जाएंगे यहाँ पे, और 100 तरह की वेबसाइटें मिलते रहेंगी। ठीक है, कोई सरकार की तारीफ करता है, कोई किसी नेता की बुराई कर रहा है, सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ सकते हैं सरकार है, मतलब देश के अंदर डेमोक्रेसी बची हुई है। तो मीडिया और लोकतंत्र इसमें पहला पॉइंट होगा। तो जैसे बिना गाड़ी, मतलब बिना पहिए के गाड़ी नहीं चल सकते, वैसे ही मीडिया काफी जरूरी होता है। क्योंकि मीडिया में क्या होता है दोस्तों, मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ आपका मीडिया होता है। क्योंकि दोस्तों समाज में क्रांति लाने के लिए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस लाने के लिए, ठीक है, इक्विलिटी, समानता लाने के लिए, नागरिकों को फ्रीडम देने के लिए, और सरकार को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए मीडिया काफी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो समाज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, देश के अंदर जितनी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पर्यावरणीय समस्याएं हो, है ना, सभी को मीडिया है वो देश के सामने प्रस्तुत करती है, और प्रत्येक नागरिक को आवाज देती है मीडिया। ये आपको इस तरह से लिखना है मीडिया और लोकतंत्र में। फिर मीडिया और लोगों की सहभागिता, इसमें क्या याद रखना है अपने को, कि देखें जैसे कि मैं किसी भी न्यूज चैनल एजेंसी की बात करूं, जैसे कि आज तक वाले गए, है ना, किसी गांव के अंदर, तो वहां पर लोगों को समस्याएं पूछते हैं, मतलब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं मीडिया के माध्यम से, और अपनी जो आवाज है, अपने जो उनके जो सोच विचार है, वो फिर टेलीविजन पे आते रहते हैं। तो जनता पार्टिसिपेट करती है और मीडिया इनको आवाज देने का काम करती है। ये अपने को दूसरे पॉइंट में लिखना है। फिर मीडिया और लोकमत, इंग्लिश में देख लेना इसको। तो सामाजिक मुद्दों पे जनता की क्या राय होती है, ये मीडिया के माध्यम से अपन जान सकते हैं। जैसे कि सरकार है दोस्तों, अनेक क्षेत्रों के लिए कानून और नियम
बनाती है। जनता लोकमत का मतलब क्या? जनता की इच्छा। तो जनता की जो भी इच्छा होगी वो मीडिया के माध्यम से सरकारों तक पहुंचने का काम हो जाता है, फिर मीडिया पहुंचा देता है। ठीक है, तो सरकार है वो नीतियां कैसे बना रही है ना? सरकार योजनाओं को कैसे लागू कर रही है, कौन कौन से कानून आ रहे हैं, इस पर जनता अपनी राय व्यक्त करती है मीडिया पर। ठीक है, और जनता को जागरूक बनाने का काम भी मीडिया करती है। इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है मीडिया और जवाबदेही। पेज नंबर 143 में 143। मीडिया और जवाबदेही का मतलब है कि यहां पर कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो अपना काम अच्छे से करे, वो गंभीर बना रहे, सीरियस बना रहे, भ्रष्टाचार ना करे। ठीक है, करप्शन के जो मुद्दे होते हैं वो मीडिया है वो अपने मतलब अखबारों में दिखाता है। तो देखो, एक 20 नंबर का सवाल यहां से कंफर्म आएगा। सवाल को एक बार मैं वापस से डिस्कस से कर लेता हूं। सवाल किसी भी तरह का आ सकता है कि स्वस्थ शासन में मीडिया की क्या भूमिका है, या शासन को किस तरह से बेहतर कर सकती है मीडिया। उसमें ये सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है मीडिया और लोकतंत्र, या मीडिया एंड डेमोक्रेसी, और फिर दूसरा पॉइंट था मीडिया और लोगों की सहभागिता, यानी कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है और मीडिया, इसमें पॉइंट लिखने को। तीसरा है मीडिया और लोकमत। चौथा पॉइंट मीडिया और जवाबदेही। फिर मीडिया और परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब अपन देखते हैं कि लोगों की जो मन की स्थिति है, ठीक है, कई बार वो अपने विचार सरकार के सामने समक्ष नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, जहां पर लोग सरकारों को बता नहीं पाते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो बता पाते हैं और समाज में अच्छा खासा परिवर्तन होता है। जैसे कि दोस्तों, भारत के अंदर आज भारत पोलियो से मुक्त है। यहां से पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है पोलियो, राइट। एचआईवी एड्स के मामले में भी मीडिया ने काफी सारी भूमिका निभाई है, यानी कि एचआईवी एड्स से आप किस तरह से बच सकते हैं। चाहे देखो, मीडिया ने क्या किया है कि महिलाओं से संबंधित जितने मुद्दे हैं, चाहे उनके प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, महिलाओं की मतलब कितना उसको संपत्ति में हक मिलेगा, राइट। वुमेन से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्कूल में जाने वाले, ठीक है, राइट। और दहेज प्रथा, चाहे घरेलू हिंसा की बात करें, यानी कि दोस्तों कोरोना काल के अंदर तो काफी ज्यादा ये डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था, वुमेन्स के खिलाफ घरों में मारपीट वगैरह तक होती थी। दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट, ये सब महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, समस्या होती है, मीडिया इनको दिखाता है। और मीडिया इनको दिखाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, सब लोग देखते हैं इन्हीं चीजों को। ठीक है, सरकारें फिर उस मामले में संज्ञान लेती है, यानी कि उससे संबंधित कोई कानून बना के लेके आ जाती है। ठीक है, जैसे कि घरेलू हिंसा के साथ बना हुआ है पहले से, दहेज के लिए बना हुआ है पहले से, प्रॉपर्टी राइट से भी मिलके बना हुआ है। ठीक है, आने वाले टाइम पे दोस्तों वुमेन्स को और भी राइट मिलेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं। तो मीडिया न केवल सामाजिक परिवर्तन सोसाइटी में चेंज लाती है, और वो सिर्फ सोसाइटी में चेंज ला करके अपने जो गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको भी जनता के सामने रखती है, जनता को समझाने का काम करती है। तो मीडिया काफी सारे काम कर रही है। और दोस्तों, गांव के अंदर तो पहले क्या ही पता था, आज से 20-30 साल पहले, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों इंटरनेट है, टेलीविजन है, तो जो गांव के लोग हैं वो भी सरकार की जो योजना है उनको समझ पाते हैं और योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। छठा पॉइंट है इसके अंदर मीडिया और मानव अधिकार। मैंने बताया आपको, यूनाइटेड नेशंस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें कहा गया था कि इंसान के पास में है ना, जन्म से ही कुछ अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, जैसे कि उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि उसको स्वतंत्रता अधिकार उसको मिलने चाहिए, राइट। तो मानव अधिकार बचाने के लिए भी मीडिया काफी ज्यादा प्रयास करती है। अब जैसे कि किसी देश में अगर शांति नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी के पास समानता नहीं है, और किसी देश में इंसान है वो रिस्पेक्ट से जीवन अपना जी नहीं रहा है, तो मीडिया क्या करती है? मीडिया दोस्तों इन्हीं मुद्दों को दिखा देती है पूरी दुनिया के सामने कि इस देश में महिलाओं को अधिकार नहीं है, इस देश में आप बोल नहीं सकते हैं, इस देश में बिल्कुल भी पीस नहीं है, युद्ध चलते रहते हैं, यहाँ पे जो इंसान है वो घटिया लाइफ जी रहा है। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो मीडिया दिखाता है, और इंसान के जो मानव अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो मानव अधिकार से संबंधित जो
मुद्दे हैं वो भी सरकारों के सामने प्रस्तुत करता है कि ये रिपोर्ट है। ठीक है, आगे 7वां पॉइंट है लास्ट हेडिंग, मीडिया और विधि शासन, रूल ऑफ लॉ। अब जैसे कि भारत की बात करें तो यहाँ पे कानून का शासन है, कानून के सामने सारे ही इक्वल हैं, बराबर हैं। चाहे भारत में क्या है, कानून की सर्वोच्चता है, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, कानून सबसे बड़ा है, चाहे आपकी हैसियत कितनी भी हो, किसी भी रिलीजन की हो, डजेंट मैटर। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया दोस्तों लोगों को ये सब बताने की प्रयास करता है कि हमारे देश में कानून की सर्वोच्चता है, कानून के समान समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और कानून के प्रति जवाबदेह है सरकार, और कानून के क्रियान्वयन में निष्पक्षता यानी कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जब लॉ किसी पे इंप्लीमेंट होता है। सबके पास में अपने अधिकार हैं और हर सिटीजन है वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है भारत में, है ना, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता होती है। तो विधि शासन का मतलब यह है कि लोकतंत्र में कानून का शासन हो, तो मीडिया समय समय पर जागरूक करती रहती है। ठीक है, तो मीडिया क्या है, मीडिया में दोस्तों मीडिया एक प्रकार का एक माध्यम है जिसकी मदद से लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, मानव अधिकार उनको मिलते हैं। ठीक है, सरकारों की आलोचना करने का भी काम मीडिया ही करती है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि मीडिया लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। मीडिया नजर रखता है कानून का पालन सही से किया नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल मीडिया नजर रखता है। ठीक है, बशर्ते वो मीडिया अच्छी हो, निष्पक्ष हो, ऐसा नहीं हो कि सरकार से पैसे ले रखे हो उसने, अदरवाइज वो सरकारी कमियां कभी नहीं बताएगी। तो 7 पॉइंट अपने को याद रखने, 20 नंबर का सवाल आपको 8 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। मीडिया और शासन 7 पॉइंट है इसके अंदर। कॉर्पोरेट शासन दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितना भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, पेज नंबर 151 पे, जितना भी निजी क्षेत्र जो होता है, तो वहां पर दोस्तों कानून और नियम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं वो शासन कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। कॉर्पोरेट शब्द कॉर्पोरेट से मिला हुआ है जिसका मतलब होता है बॉडी अथवा निकाय। तो इसमें काफी सारे स्टेक होल्डर हितधारक होते हैं। ठीक है, जिसने उसमें पैसा लगाया वो भी शामिल होता है ना। कार्यकारी मंडल प्रबंधन होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है जो कि मतलब कंपनी का मालिक होता है, और फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी सहायता से कंपनी आगे चलती है। तो कॉर्पोरेट शासन का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट शासन निजी क्षेत्र में जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए यानी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, संतुलन लाने के लिए और उत्पादन के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं और शासन से संबंधित नियम बनाए जाते हैं, तो ये वाला जो शासन है वो कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। निजी क्षेत्र का नाम कहीं पे भी आ जाए तो कॉर्पोरेट उद्यम, आपको कॉर्पोरेट शासन का याद रहना चाहिए। 3 चीजें आती हैं इसके अंदर कॉर्पोरेट शासन में, एक तो स्टेक होल्डर आता है, शेयर धारक आते हैं, और एक आता है कार्यकारी प्रबंधन, पेज नंबर 151 पे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तीसरा आता है निदेशक मंडल, यानी कि निदेशक मंडल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। मतलब इसमें काफी सारे लोग शामिल होते हैं, कंपनी जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में दोस्तों किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, किस तरह से नियम कानून होंगे, तो जो लोग शामिल होते हैं उनसे मिलकर के निदेशक मंडल बनता है। तो 3 चीजें इसमें याद रखनी है। कॉर्पोरेट शासन का जो संबंध है वो आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बीच, व्यक्तिगत और सांप्रदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने से, ये जो स्टेटमेंट है वो एड्राइन कैडबरी का है, ये पेज नंबर 52 पे आपको मिल जाएगा। तो कंपनियां अपने जो शासन शेयर धारकों के माध्यम से, कार्यकारी प्रबंधन के माध्यम से, निदेशक मंडल के माध्यम से जो चलाती है वो कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। इस तरह से आपको चीजें याद रखने, पेज नंबर 52 पे वो आपको पढ़ लेना है। अब आगे इसमें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ठीक है, देखो आज अपन यहीं तक क्लास रखते हैं, मेरे ख्याल से इतना
आपको समझ में आएंगी चीजें। ये पार्ट फर्स्ट है। आने वाली क्लास में मैं आपको और भी सवाल डिस्कस करूंगा, जैसे कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है, CSR बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक जो कंपनी मुनाफा कमाती है, अब जैसे गूगल है बाहर से करोड़ों पैसे कमाती है वो, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कि वो भाई 1-2% है ना वो समाज के लिए भी दान दे, है ना। क्योंकि हमारे ही समाज में रहकर कोई कंपनी फायदा उठाती है, पैसा कमाती है, तो उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि वो गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए पैसा खर्च करे। इस प्रकार का दायित्व क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। फिर कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत बताऊं आपको, ठीक है। सिद्धांत में आपके क्या क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत। सिद्धांत में आपको पहले ही बता चुका हूं, 6 पॉइंट इसके अंदर शामिल होते हैं। प्रभावी कॉर्पोरेट शासन ढांचे के लिए आधार सुनिश्चित करना, शेयरधारकों और प्रमुख स्वामित्व अधिकारों के अधिकार, पेज नंबर 154 पे लिखा हुआ है। अच्छा सवाल है, यह आ सकता है। क्या आ सकता है, कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होते हैं कि प्रभावी रूप से कॉर्पोरेट शासन को आगे बढ़ाना, पहला पॉइंट सुन लो। फिर है शेयर धारकों और प्रमुख स्वामित्व अधिकारों के अधिकार, कि एक कंपनी में किसके पैसे लगे हुए हैं, शेयर धारक जितने भी होते हैं उनके सारे को अधिकार सुरक्षित रखना। फिर है शेयर धारकों से उचित व्यवहार, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, सभी से अच्छा व्यवहार करे कंपनी, ये एक सिद्धांत है कॉर्पोरेट शासन का। फिर है कॉर्पोरेट शासन में हितधारकों की भूमिका, तो स्टेक होल्डर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हैं, सभी की क्या भूमिका होगी, किसके क्या काम होंगे, किसके क्या राइट होंगे, वो इसका सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत। पांचवा है डिस्क्लोजर और पारदर्शिता, प्रकटीकरण और पारदर्शिता। तो कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है ना, कंपनी किस तरह से शासन को आगे लेके जा रही है, ये जो सूचनाएं हैं कंपनी को अपने अधिकारियों के सामने, कंपनी से जुड़े हुए लोगों के सामने रखना चाहिए। ये कॉर्पोरेट शासन का पांचवा सिद्धांत था, प्रकटीकरण और पारदर्शिता, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर है बोर्ड की जिम्मेदारियां, जो मैंने आपको बताया था, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कंपनी के काफी सारे लोग, बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, कंपनी से जुड़े हुए निर्णय वो लेते हैं। ये आपको छठे पॉइंट में लिख के आ जाना है, ठीक है। ये सिद्धांत है, और आने वाली क्लास में मैं आपको ये सब चीजें और बता दूंगा। सतत विकास पर टिप्पणी के लिए पहले बता चुका हूं, मानव विकास वाला बता चुका हूं, जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या करें, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करूंगा, इसमें 20 नंबर का शानदार सवाल है। फिर शासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया विधियों की चर्चा करें, है ना। पंचायती राज व्यवस्था 20 नंबर का कंफर्म आएगा, देखेंगे आप पेपर के अंदर। शहरी स्थानीय निकाय, दोनों में से एक सवाल आएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडी, इन दोनों में से एक सवाल बन सकता है। कैसा आएगा सवाल, ये पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए एवं उसकी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए उचित तरीके बताइए। भाई ये 20 नंबर का ऐसा ही सवाल आ सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। आगे मैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, विकेंद्रीकरण क्या होता है, मतलब जब शक्तियां बिखरी हुई होती हैं केंद्र से लेके राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर तहसील स्तर, फिर गांव के स्तर पर जो शक्तियां बिखरी हुई होती हैं उसको अपन विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, दो चैप्टर और बाकी है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या होता है, समावेशी शासन क्या होता है, सहभागी पार्टिसिपेटिव शासन क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में। और फिर सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए जो हमारी सहभागी संरचनाएं हैं, संस्थाएं, वो किस तरह से काम करती हैं। और चैप्टर नंबर 15 से एक 10 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, कोई सा भी हो सकता है, CSR हो सकता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, फिर नागरिक चार्टर, फिर कॉर्पोरेट सूचना का अधिकार, इन तीनों सवालों में से एक आ जाएगा, है ना। एक सूचना का अधिकार अधिनियम, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना, ये लिखा हुआ है पहले से यहाँ पे, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, एक और ऐड कर लेना इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो भी बता दूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पेज नंबर 241 पे है। और चैप्टर 6, इसमें एक और सवाल हमारा है शायद, शासन के उपायों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के तरीकों का वर्णन करें। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे अभी 7-8 सवाल और बाकी है, तो फिर आपकी ये किताब कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लास पसंद आई होगी डियर, आप अपना कमेंट कर सकते हो क्लास कैसी लगी है।
और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।